ओके, ऑल सेट। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक बार फिर से हाजिर हूं कैपेसिटर को आपके सामने झकझोरने के लिए। तो लास्ट वीडियो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखी होगी, समझ में आई होगी। और हम अपने वीडियो को उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रात के बज रहे हैं 12, अभी हो रहा है आपका लेक्चर रिकॉर्ड। बाहर भूतों के जगने का समय हो चुका है। तो इससे पहले कि कोई हमारे पास आए, हम कैपेसिटर को कर देते हैं शुरुआत। तो आई होप आपके कूलर पंखों का कैपेसिटर अच्छे से काम कर रहा होगा। तो हम भी अब उसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू। ओके, तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, या मैं कहूँ उससे पहले मैंने एक छोटा सा आपको बोला था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले हमने कल स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था और देखा था कि जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी का फार्मूला हमारे पास बन के क्या आ गया था, 4πε0 r। यानी ये सब चीज़ें तो क्या है, 4πε0 कांस्टेंट है। यानी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी डायरेक्ट किस पर डिपेंड करती है, उसके रेडियस पर। जितना बड़ा रेडियस का हमारे पास कैपेसिटर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। और हमने देखा था कि सबसे बड़ा रेडियस का स्फीयर जो हमारे पास होता है वो हमारी अर्थ होती है, और उसमें भी कितने चार्जेस मैक्सिमम हम स्टोर कर सकते थे, 711 माइक्रो फैराड। तो ये बेटा बहुत कम कैपेसिटी होती है। तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ यही दो प्रॉब्लम है। एक तो इसकी जो चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्फेरिकल कैपेसिटर में बाउंड नहीं होती है, मतलब एक अनलिमिटेड रीजन तक वो फैलती है। चलो मैं देखते हूँ, मैं बताता हूँ इसको ये क्यों हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन इससे भी पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसी के बेस पर क्या बोला था कि अगर मैं एक कैपेसिटर की वॉल्यूम को डबल कर दूँ, वॉल्यूम को हम क्या कर दें, डबल, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। ये क्वेश्चन था हमारा कि एक हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके वॉल्यूम को हम डबल कर दें तो कैपेसिटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो देखो बच्चों, जिससे हो गया है बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो अभी देखो जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है या स्फीयर होता है, उसकी वॉल्यूम हमें पता है कितनी रहती है, 4/3 पाई r³। ठीक है। अब ये मान लीजिए मेरा पहला कैपेसिटर था जिसकी वॉल्यूम ये इतना था, और मान लीजिए उसकी रेडियस को मैं r1 लिखता हूँ। तो फर्स्ट जो मेरे पास स्फीयर था उसकी वॉल्यूम लिख ली 4/3 पाई r⁻⁴। तो क्वेश्चन में बोला था कि अगर मैं इस कैपेसिटर की वॉल्यूम को डबल कर देता हूँ तो उसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। देखो वॉल्यूम डबल करो, ये पहले कैपेसिटर की वॉल्यूम कितनी थी, v, अब वॉल्यूम डबल किया तो कितनी हो गई, 2v। तब वैल्यू कितनी बनी, 2 × 4/3 पाई r⁻⁴। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नया कैपेसिटर बना होगा वॉल्यूम को डबल करने के बाद, वॉल्यूम को मैंने क्या किया, डबल किया, तो ये नया कैपेसिटर बनेगा। नया कैपेसिटर बनेगा तो उसकी रेडियस भी तो क्या होगी, अलग होगी भाई। ये देखो अब मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, इतना डबल हो गया है पहले वाले से, तो रेडियस भी उसकी क्या हो गई, अलग। तो मैं लिख देता हूँ उसकी रेडियस कितनी बन गई। मान लीजिए उसका वॉल्यूम का फार्मूला 5/3 r2 लिखूँ या 1 लिख देते हैं, चलो r2 लिख दिया मैंने, ठीक है, r2³। ठीक, और ये मत कन्फ्यूज़न में रहना कि ये 4/3 ही क्यों लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। भाई मैंने वो जो रेडियस ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया था r1 को, 2 × r1, उसको मैंने r2 लिख दिया। ठीक है, यानी वॉल्यूम को डबल करने से जो नया कैपेसिटर मेरे पास बना उसका डायमेंशन कुछ इस तरीके से है, उसकी वॉल्यूम ये आ गई। ठीक है, तो अब देखो, अब इन दोनों को ज़रा डिवाइड करो, v/2v = 4/3 पाई r1³ डिवाइड बाई 4/3 पाई r2³। ठीक है, ये v से v कैंसिल हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/2 = r1/r2 का ओवरऑल क्यूब। ठीक है बच्चों, और हमें पता है स्फेरिकल कैपेसिटर में जो कैपेसिटी रहती है वो रेडियस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो r1 और r2 है, उसकी जगह मैं क्या भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, c1 और c2। तो लिख देते हैं 1/2 = c1/c2 की पावर 3।
ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 3 की पावर इधर लिखो 1/2, इधर आके क्या हो गया ये 1/3 इज इक्वल टू C1/C2। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि अगर मैं कैपेसिटी वॉल्यूम को क्या करता हूँ डबल, तो जो नया कैपेसिटर बनेगा उसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, यानी मुझे C2 की वैल्यू चाहिए। तो C2 की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। C2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे तो डिवाइड में होगा और 2 की पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 1/3 C1। तो देखो बच्चों, जब हमने कैपेसिटर की वॉल्यूम को डबल किया तो वॉल्यूम को डबल करने से उसकी कैपेसिटी 2 की पावर 1/3 टाइम से इंक्रीज़ की है। तो ये ना बड़ा डाइसी सा क्वेश्चन होता है, इसमें ना बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई डायरेक्ट ये बोल दिया कि वॉल्यूम डबल हो गई तो कैपेसिटी को भी क्या कर दो डबल, क्योंकि रेडियस भी तो क्या होगा डबल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कितने टाइम से इंक्रीज होता है, 2 की पावर 1/3 टाइम से क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर, जो मेन आपके सिलेबस में है, ज़्यादातर हमें पढ़ना है। उसका नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो रात के 12 बजे या मैं कहूँ 12:05 पर गली में बेची जा रही है सब्जी और आप लोग चैन की नींद सोए हुए हैं, मुझे जान रिस्क पे लेके वीडियो बनानी पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये हंसी मजाक की बात है। तो आ जाइए फिर से। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर हमने पढ़ लिया है। तो देखो मैंने बोला यही हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट रहता है जनरली आपके सिलेबस में। तो देखो बच्चों क्या है, मैं मान लीजिए मेरे पास वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मेरे पास कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेट्स हैं और एक दूसरे के क्या रखी हुई हैं, पैरेलल रखी हुई है। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया, एक मेरा कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेट्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल। ये इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस प्लेट पे हमने जो चार्ज दिया है वो पॉजिटिव है यानी प्लस Q, और यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे हम एक दूसरा प्लेट लेके आए मेटल की, तो उस पर ऑटोमेटिकली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कौन सा, अंदर की साइड कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और बाहर की साइड कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो मैं नेगेटिव ही शो कर देता हूँ अंदर की तरफ। ये समझ लेना कि ये नेगेटिव ना अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ जो आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए। उसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे ग्राउंडेड कर देते हैं कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाए, अर्थ ग्राउंड के पास चला जाए। ठीक है, तो बच्चों ये सिनेरियो है आपके पास। हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज प्लस Q है, दूसरी पे चार्ज माइनस Q है, और इन दोनों प्लेट का जो एरिया है वो मान लीजिए A है। दोनों ही प्लेट का एरिया क्या है, A। ठीक है, चलो मैं ऐसा दिखाने के बजाय इसको एक लाइन की फॉर्म में दिखाता हूँ, क्योंकि ये 3D शेप है, यहाँ देखने में ना ऐसे थोड़ी दिक्कत होगी हमें। तो मान लीजिए मैं इसको एक ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये एक प्लेट है कैपेसिटर की और ये क्या है, दूसरी प्लेट है। ठीक है, इस पे जो हमने चार्ज दिया है वो कैसा चार्ज है, प्लस एक प्लेट पर, और दूसरी प्लेट पर जो चार्ज इंड्यूस हो गया है वो कैसा है, माइनस। ठीक है, दूसरी तरफ प्लस चार्ज इंड्यूस होना चाहिए था, लेकिन उसकी हमने क्या कर दी है, अर्थिंग। तो वो सारा का सारा कहाँ चला गया है, ग्राउंड पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चार्ज कितना था, प्लस Q, और यहाँ पे कितना, माइनस Q। यहाँ पर जो ये प्लेट है सारा का सारा चार्ज किस पर है, सरफेस पर है। तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा, और यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इस प्लेट की, माइनस सिग्मा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये माइनस सिग्मा। और दोनों ही प्लेट का एरिया जैसा कि मैंने ऊपर भी दिखाया था वो कितना है, A। दोनों प्लेट का यहाँ भी और यहाँ भी दोनों प्लेट का एरिया हमारे पास कितना है, A। ठीक है, तो ये जो 2 प्लेट हैं बच्चों, ये इनके बीच में कुछ कोई भी मीडियम होगा। मान लीजिए इस समय हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एयर है। एयर हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है बीच का, एयर भी हो सकता है, आपका एक ग्लास हो सकता है, माइका हो सकता है, अलग अलग मीडियम आपको मिलेंगे। तो अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 2 प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स हैं उसके बीच में जो मीडियम है वो एयर है, और ये दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो D है। कितना है, D। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है, सबसे पहली बात जो समझने की है यहाँ पे,
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मैं बात कर रहा था कि हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है ना। वो मतलब ज़रूरत पड़ी का मतलब ये है कि जो हमारा पहले वाला कैपेसिटर था स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी ड्रॉबैक क्या है, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ अभी आपको साथ के साथ। देखो, पहली बात जो ड्रॉबैक लिख लो या फिर कुछ भी लिखो, ड्रॉबैक ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। पहली बात, जो मेन बात है सबसे पहले बेटा, वो आपको पता लग गई थी कि वहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, वो बहुत ही क्या रहता है, कम रहता है। इतना कम चार्ज को स्टोर करने वाला कैपेसिटर हमारा किसी काम का नहीं होता है जनरली, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ इट्स कैपेसिटेंस इज वेरी लो। कैपेसिटेंस मतलब चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी यहाँ पे क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फेरिकल कैपेसिटर में, वो बाउंड नहीं होती है, इज़ नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड का मतलब ये है कि देखो, मैंने मान लीजिए मेरे पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर था, ये चार्ज हमने दिया हुआ था इस पर पॉजिटिव। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ, ये इधर निकलेगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में फैल रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में फैल रही है। और कहाँ तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड नहीं है, एक रीजन में बाउंडेड नहीं है, किसी पर्टिकुलर रीजन में फैली हुई, बिखरी हुई एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब ये दो जो ड्रॉबैक थे, वो दोनों के दोनों हमारा जो ये वाला कैपेसिटर है इसमें दूर हो जाते हैं। इसकी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की, यानी इसकी कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक तो ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाउंडेड हो जाती है। कैसे, ये देखो, मैंने क्या बोला था कि दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। दोनों प्लेट का एरिया हमने लिख कर चले हैं ए। तो देखो बच्चों, एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज से। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी किसके अंदर, जो हमारा कैपेसिटर था इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में एक क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो, क्या इंट्रोड्यूस हो गई, क्या बन गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने सिर्फ दो प्लेट्स के बीच में बाउंड कर दिया है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस रीजन में अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ इतने ही रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड है। इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ दोनों प्लेट के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका हमें एडवांटेज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो गई यहाँ पे ये फैली हुई थी तो हमें वो नहीं मिल रही थी। अब देखो, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि तीन रीजन मेरे पास बन गए। मान लीजिए मैं एक प्लेट, ये जो हमारी प्लेट है, इस प्लेट से इधर वाला जो रीजन है, मान लीजिए इसको रीजन नंबर 1 बोल देता हूँ। बीच वाला रीजन जो है रीजन नंबर 2, दोनों प्लेट के बीच का, और दोनों प्लेट से इधर जो रीजन है वो रीजन नंबर 3। तो तीनों रीजन में सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। वैसे तो डायग्राम से ही हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कहाँ होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में होती है, ना इससे इधर होती है ना इससे इधर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो बच्चों, एक कंडीशन देखो, ये डी क्या है, डी दोनों बीच का, दोनों प्लेट्स के बीच का क्या था, सेपरेशन। अगर ये डी बहुत बहुत छोटा हो जाए एरिया ऑफ द प्लेट्स, किससे, कंडीशन क्या लिखी मैंने, कंडीशन क्या है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज मच 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 लोअर देन द एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो क्या होगा, देखो जितनी पास में ये सीटें होंगी ना, ऐसे ये पास में आ रही है, पास में, यही तो हमने कंडीशन लिखी है कि जब ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का बहुत छोटा होगा, किसके कंपैरिजन में, इनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होए जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये सीटें किसकी तरह बिहेव करेंगी, इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सीट्स बिहेव एज, सीट्स में कहूँ या प्लेट्स बिहेव्स एज इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। और इस केस में देखो, ये बात
आई होप मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि देखो डिस्टेंस को हमने बहुत कम रखना है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना हो सके कम रखें, क्योंकि कम रखने से क्या होगा, जितना कम एरिया रखूँगा मैं डिस्टेंस को, ये एरिया जो होगा प्लेट्स का ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। अगर बहुत ज़्यादा एरिया बड़ा होगा इस डिस्टेंस से, तो क्या होगा, इन प्लेट किसकी तरह बिहेव करने लगेंगी, जैसे वो क्या हो, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो ये शीट। और ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज मैंने आपको गॉस लॉ में पढ़ाया हुआ है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, कितनी रहती थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा पढ़ा था ना भाई हमने। ये एक मान लीजिए शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो इससे कोई कुछ डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहती थी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है तो बेटा ये होगा, प्लेट किसकी तरह बिहेव करेंगे, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट की तरह बिहेव करेंगे, और इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूँ। तो अब मैं पहले रीजन में, दूसरे रीजन में और तीसरे रीजन में, तीनों ही रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। चलो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, इन रीजन 1। तो देखो बच्चों, ये रीजन है 1, मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव शीट है ये जो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये रही, पॉजिटिव चार्ज से अवे रहती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको E1 लिखा था, तो ये इससे अवे आ गई। और दूसरी शीट की वजह से ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, पॉजिटिव तो कहाँ चला गया था, ग्राउंड के पास। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, इसके अंदर की तरफ रहती है भाई, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर चलेगी। ये ऐसे होगी डायरेक्शन किस सीट की वजह से, इस सीट की वजह से। मान लीजिए ये E2 है, वैल्यू कितनी रहती है, वैल्यू तो सेम ही रहती है दोनों प्लेट की वजह से, वो भी कितनी रहेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो बस सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का, डायरेक्शन का। पहली प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवार्ड्स लेफ्ट थी, और दूसरी प्लेट की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा आ जाएगा। ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। तो कितनी बन गई बच्चों, ये 0। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लेफ्ट, ये जो हमारी प्लेट है लेफ्ट हैंड साइड में, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। ऐसे ही सेकंड में देख लो, ये सेकंड रीजन मान लीजिए ये पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, और वैल्यू कितनी रहेगी वो आपको पता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सॉरी, ये वाली प्लेट की वजह से, ये है ना पॉजिटिव चार्ज वाली, तो इससे अवे रहेगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, ये ऐसे। ये E1 थी, ये कौन थी, E2। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और वैल्यू क्या है, सेम। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इतनी होगी सेकंड रीजन में, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले रीजन में भी 0 है, दूसरे रीजन में भी 0 है, ठीक है। सॉरी, थर्ड रीजन में, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमने दिखाया हुआ है, वो देख लेंगे कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन नंबर 2, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी कितना है, 0। रीजन नंबर 3 में है, सॉरी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन नंबर 2 कितना है, यानी प्लेट्स के बीच में, इन बिटवीन प्लेट्स के बीच में देख लो भाई। मान लीजिए यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अवे रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 की डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन है, E1 की डायरेक्शन है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी की तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव तरफ की, नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स। तो दोनों ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार सेम डायरेक्शन में है, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी। तो इस बार टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में क्या बनेगी, E1 प्लस E2, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो लिखी हुई है दो प्लेट्स के बीच में, वो कितनी रहती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उनके राइट में, और प्लेट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये तो बात हो गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की।
इतनी बात शायद सभी को समझ में आई होगी। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के करने के बाद। अच्छा देखो, जो इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है ना कि कंसिडर वी हैव टू प्लेट्स, कंसिडर ए कैपेसिटर विद हैविंग टू प्लेट्स, सरफेस एरिया A1 विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, वो सब बेटा बुक से लिख लेना, क्योंकि अब मैं वो भी लिखूँगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो टॉपिक का है वो बुक से लिख लेना आप लोग। तो मैं सिर्फ मेन चीज़ें मतलब इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहा हूँ, उसके अलावा बाकी जो डेरिवेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। अब बात करते हैं प्लेट वन पे जो चार्ज की डेंसिटी थी। प्लेट 1 हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहली प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखी थी हमने, प्लस सिग्मा लिखी थी, प्लस सिग्मा, यही लिखी थी ना बच्चों। यहाँ पे ये प्लेट की चार्ज डेंसिटी हमने प्लस सिग्मा और यहाँ पे क्या ली थी, माइनस सिग्मा। तो ठीक है, तो प्लेट 1 हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो पहली प्लेट पे हमने कितना चार्ज दिया है, प्लस क्यू डिवाइड बाई एरिया। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही प्लेट 2 के बारे में अगर मैं लिखूँ तो प्लेट 2 की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, प्लेट 2 की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखा है हमने, माइनस सिग्मा है। वो क्या है बच्चों, माइनस सिग्मा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, चार्ज कैसा, माइनस क्यू बाई ए। ये देखो सेकंड जो प्लेट थी हमारी, यहाँ पे चार्ज हमारा कैसा है, माइनस क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ द प्लेट। तो ये पहली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये दूसरी प्लेट की क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में, इन बिटवीन प्लेट्स, उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आई थी, अभी हमने निकाला था। और ये सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा के इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाई एरिया, तो क्यू बाई ए। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आपका यहाँ पे डायग्राम पे फिर से आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो दो प्लेट हैं, ये 1 और 2, इनके बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताएं। दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ये बाउंडेड है ना, सिर्फ इतने ही रीजन में हमने क्या रखी है, फिक्स रखी है। तो मैं ऐसे लिखना हमें, टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड बिटवीन टू प्लेट्स, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, मैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ दो प्लेट्स के बीच में। तो बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है, हमने क्लास में पढ़ा था, dV = -E डॉट dr। चलो माइनस तो क्या, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, चलो इसको तो हटा भी सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो dV = E डॉट dr। अब देखो मैंने कहा था कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो हमें एंगल देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये फर्स्ट प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है। तो 0 है तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, dV। अच्छा dV को चलो ये तो छोटे, मैं स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निकाली ना, मैं टोटल वैल्यू लिख देता हूँ, V = E, यहाँ पे क्या आ जाएगा D, क्योंकि डिस्टेंस दो प्लेट्स के बीच का कितना था बच्चों, D था, E क्रॉस D कोस ऑफ थीटा, और कोस थीटा कितना एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री, कोस 0 कितना होता है 1। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है सिंपली कितनी आ गई, E क्रॉस D, कहाँ पे, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। पोटेंशियल कितना आ गया दो प्लेट के बीच में, E क्रॉस D। अच्छा बस यही तो मैं निकालना चाहता हूँ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है, मैंने निकाली थी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट इज 1/ε0 Q/A। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, V = 1/ε0 Q/A × D। तो ये आ गई बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू। निकालना क्या था, बेसिक पर्पज़ क्या था मेरा,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे हैं ना, हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है कि ये कितने चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर। तो कैपेसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या रहता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बोलो या कैपेसिटी बोलो, C इज इक्वल टू क्या रहता है फार्मूला, Q बाई V। और ये Q क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट का मतलब क्या है, जो दो प्लेट है ना बेटा मेरे पास, एक ये पहली प्लेट जिस पर हमने चार्ज दिया था, जो इस पे चार्ज है वो हमें लेना होता है। तो Q क्या है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, और ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। आ गई बात समझ में, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V की वैल्यू ये रही 1/ε0 Q बाई A मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है बच्चों, तो ये Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ε0 A ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू ε0 A बाई D। तो ये फार्मूला हमारा रहता है किसका, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो और ये फार्मूला जो रहता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्टार मार्क कीजिए और इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू ε0 A बाई D। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ से जो कैपेसिटी आ रही है कैपेसिटेंस की, क्या वो चार्ज पर डिपेंड कर रही है, क्या नहीं कर रही है, यहाँ पे कहीं भी चार्ज नहीं है। क्या वो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है, क्या नहीं कर रही है पोटेंशियल पर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, जो हमने बनाई थी, कि जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की, ना तो वो चार्ज पर डिपेंड करती है, ना ही किस पर करती है, पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। तो किस पर कर रही है, ये देखो D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। जितना बड़ा डिस्टेंस होगा दो प्लेट्स का, तो उसका साइज़ क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। उस साइज़ पर डिपेंड कर रही है, एरिया पर कर रही है कि कितना बड़े जो हमने प्लेट है कितने बड़े बड़े रखे हैं। और ये क्या है, ε0 इज़ द मीडियम। ये बोला था ना मैं, तीसरी क्या चीज़ है, वो मीडियम जिसके अंदर कैपेसिटर रखा होता है। यहाँ देखो ये जो मीडियम है जिसके अंदर कैपेसिटर रखा, हमने क्या लेके चले थे, एयर। तो एयर के लिए क्या होती है, परमिटिविटी, ये है ε0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेट, डायमेंशंस ऑफ द प्लेट्स, उसके शेप पर, उसके साइज़ पर, वो जिस मीडियम में रखा हुआ है उस पर क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, अब कुछ एक दो यहाँ पे नोट बना के पॉइंट लिख देता हूँ मैं। एक चीज़ देखो, ये चार्ज देखो, जो हमारा कैपेसिटर है यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया था, जितना यहाँ पे पॉजिटिव था उतना ही यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया है, नेगेटिव चार्ज। तो कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट होती हैं उसका टोटल नेट चार्ज बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये मिला के वो कितना हो जाता है, 0। लेकिन इस नेट चार्ज के 0 होने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाता है। वो देखो अभी हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में कितना रहता है, सिग्मा बाई ε0। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना रहता है कैपेसिटर पे, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज, पहली प्लेट पे कितना था बच्चों, +Q, और दूसरी प्लेट पर कितना था, -Q। तो नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज नॉट 0। ठीक है, और वैल्यू कितनी रहती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिग्मा बाई ε0। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखिए, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, जो बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में दो प्लेट्स के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यूनिफॉर्म रहती है। प्लेट्स के बीच में जो ये हमारा जितने हमने प्लेट ली है जो इनकी, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, यूनिफॉर्म, इनके बीच में इक्वल स्पेसिंग रहती है, तो वो सब ठीक है। लेकिन जो एज होते हैं प्लेट के, ये वाले एज,
यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होके क्या हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। इस बात को समझना ज़रा, क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये मेरी दो प्लेट्स थी, ये पहली प्लेट और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट। तो इन प्लेट के बीच में, इस सारे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। ऐसी रहती है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। लेकिन ये जो रीजन है, जो एजेज होते हैं इन प्लेट्स के, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म बन जाती है और ऐसे बेंड कर जाती है। ठीक है, ऐसे ऊपर और ऐसे ही नीचे। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी ना, ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये कौन सी थी, नेगेटिव, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स बट at the edges of the plates electric field is not uniform। नॉट यूनिफॉर्म बोलो या नॉन यूनिफॉर्म बोल देते हैं, इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इक्वल स्पेसिंग ना हो कि ऐसे क्या हो जाती है, बैंड। इस इफेक्ट को हम बेटा एज इफेक्ट भी बोलते हैं। एज पे जाके बैंड हुई है ना, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। एज इफेक्ट भी बोलते हैं और कई बार इसका नाम फ्रिंजिंग भी रखा जाता है, फ्रिंजिंग। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम हो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एजिज पे आके ऐसे नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो गई, ऐसे क्यों बैंड कर गई, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इंटरनेट से ढूंढना, किसी से पूछना, कोशिश करना कि आपको कहीं से पता लगे। अगर नहीं पता लगेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एजिज पे आके ऐसे नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगी। लेकिन उससे पहले खुद से कोशिश करना बेटा एक बार इसको ढूंढने की, समझने की कि ऐसा क्यों हो जाता है कि कैपेसिटर पर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है और एजिज पे आके वो क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं 2 मिनट का उससे पहले ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए, तो आप भी वीडियो पॉज करके यहीं पे पानी पी सकते हो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी, तो चलिए करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास ना अलग अलग तरीके के बेटा मटेरियल होते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक होते थे हमारे पास कंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते थे, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू आसानी से क्या कर देते हैं, पास होना अलाउ कर देते हैं। क्योंकि इनके पास मेटल्स, या कंडक्टर को मेटल्स भी बोलते हैं ना, मेटल के पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। दूसरे टाइप के अपने मटेरियल पढ़े थे, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में इनके पास नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कर पाते हैं, कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। थर्ड टाइप का मटेरियल आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, सेमीकंडक्टर मतलब क्या, ना तो ये पूरे अच्छे तरीके से कंडक्टर हैं और ना ही क्या है, इंसुलेटर। सेमी मतलब इन दोनों के बीच में है कहीं। इनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है या कंडक्टिविटी रहती है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। ये हमारी यूनिट भी है, सेमीकंडक्टर यूनिट नंबर 9th है। ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में हम डिटेल में। ऐसे ही फोर्थ हमारे पास एक और मटेरियल है जिसका नाम क्या है, डाइइलेक्ट्रिक। क्या है, डाइइलेक्ट्रिक। देखो बच्चों, डाइइलेक्ट्रिक की कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर जैसी होती है। किसके जैसी होती हैं, इंसुलेटर्स के जैसी होती है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि डाइइलेक्ट्रिक। कई बार ऐसे बुक में जब इसको डिफाइन करते हैं ना, तो डायरेक्ट ऐसे मिलता है डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स, लेकिन एक्चुअल में डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं होता, वो अलग मटेरियल होता है। बस इंसुलेटर इसीलिए बोल दिया गया है क्योंकि इंसुलेटर से इनकी कुछ प्रॉपर्टी मैच खाती हैं। क्या प्रॉपर्टी मैच खाती हैं, तो मैंने बोला था इंसुलेटर के पास क्या नहीं होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाएँ। ऐसे ही इनके पास भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ नहीं कर
करते हैं, तो इसीलिए इनको इंसुलेटर बोल दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझो, देखो भाई दो चीज़ें होती हैं। एक तो मान लीजिए आप क्लास में पढ़ के नहीं गए, तो मैंने आपकी पिटाई कर दी, ठीक है, डंडे के साथ करी, किसी चीज़ के साथ भी करी, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ कि नेक्स्ट डे आप क्या करके आए, पढ़ के आए। तो आपको पढ़ाने का एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है कि आप नहीं पढ़ के आए, मैं आपको मारूँ नहीं, मारने पीटने की बजाय क्या करें कि मैं आपको कुछ मोटिवेशनल बातें बोल दूं, या फिर कुछ ऐसा जिसको आप बोलते हो ना अपनी लैंग्वेज में कि मास्टर तो आज टोंट मार रहा है भाई, वो काम हो गया कि मैंने ऐसे बोल दिया। लेकिन मैंने जो बोला उसकी वजह से भी आप नेक्स्ट डे पढ़ के आ गए, तो बेटा देखो काम तो वही हो गया ना भाई। फाइनल रिजल्ट हम क्या चाहते थे कि आप पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें। तो डाइलेक्ट्रिक का वही काम होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसके पास फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट को पास होना अलाउ कर देता है, उसके इफ़ेक्ट को। चलो देखो समझो एक बार क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, कि डाइलेक्ट्रिक मैं डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कई बार ये लिखा होता है बुक में, डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटर्स। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता चुका हूँ ये इंसुलेटर नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए कि लिखा जाता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इंसुलेटर से मैच करती है। डाइलेक्ट्रिक आर द insulator in which there are no free charges to conduct electricity। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया सर, ये तो प्रॉपर इंसुलेटर ही हो गया, क्योंकि अभी तक तो हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो इंसुलेटर की ही है कि इंसुलेटर आर द मटेरियल इन विच देर आर नो फ्री चार्ज कैरियर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, इसीलिए तो इनको इंसुलेटर बोला जाता है। डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटर इन विच देर आर नो फ्री चार्जेज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किए भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करने का मतलब बच्चों ये है कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनना अलाउ कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ये क्या बन जाते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते तो कंडक्टर भी होता, इंसुलेटर भी नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसके पास फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। लेकिन इसमें इंसुलेटर से एक्स्ट्रा क्या है, दीज कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मतलब यहाँ पे इंसुलेटर में मान लीजिए कि इंसुलेटर मटेरियल है ऐसे, ठीक है, इसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है, होती ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है इंसुलेटर में, जीरो। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ये किसका डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे स्लैश लगा के लिख सकता हूँ कि बट कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जगह आप क्या भी लिख सकते हो, दिस कैन अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे आपका ग्लास है, क्या है, ग्लास, ये डाइलेक्ट्रिक का ही एग्जांपल है। अब देखो कंडक्टर तो नहीं है, अगर होता मेटल, कोई आपकी मेटल होती तो उसमें तो क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। अब ग्लास में तो इतने फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक एग्जाम्पल। इसके अलावा आपका माइका, ये भी डाइलेक्ट्रिक का बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की टाइप, कितने टाइप का होता है डाइलेक्ट्रिक। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स। एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा हो जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब बात समझो, ये जो नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ये मैं आपको ज़रा इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जब हमने डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल। तो डाइपोल में मैंने आपको पढ़ाए थे कि नॉन पोलर डाइपोल क्या होते हैं और पोलर डाइपोल क्या होते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल वही सेम कहानी है यहाँ पे भी, नॉन पोलर और नॉन पोलर की। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि मान लीजिए मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, नॉन पोलर
डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर क्या होते हैं? ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके जो मोलिक्यूल होते हैं, जिससे मिलके डाइलेक्ट्रिक बना होता है। भाई डाइलेक्ट्रिक भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक हर चीज़ किसी से बनी हुई है, एटम से, मोलिक्यूल से, ऐसे ही बन के बनी होती है ना। तो ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या है? कुछ मोलिक्यूल है। तो इसके जो मोलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। मतलब क्या बोला मैंने? डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मोलिक्यूल कैसे रहते हैं? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। नॉन पोलर मोलिक्यूल कौन से होते हैं? याद करो ज़रा। नॉन पोलर मोलिक्यूल ऐसे मोलिक्यूल होते थे जिसके पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के साथ कंसाइड करता था। जैसे CO2 फॉर एग्जांपल। कौन सा मोलिक्यूल? CO2। देखो CO2 ऐसे बनाते हैं ना हम। कार्बन का चार्ज रहता है पॉजिटिव, ठीक है, और ऑक्सीजन का कैसा रहता है बेटा? नेगेटिव। तो देखो दो ऑक्सीजन है, तो दोनों का चार्ज कहाँ कंसाइड करेगा? इन दोनों के बीच में ही कहीं। तो जहाँ पे कौन रखा हुआ? ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ऐसे मोलिक्यूल को ही तो पोलर मोलिक्यूल बोला जाता है, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास विद द नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ रखे होते हैं, दोनों का सेंटर क्या करे? कंसाइड। ऐसे मोलिक्यूल को क्या बोला जाता है? नॉन पोलर मोलिक्यूल। आ गई बात समझ में? तो क्या बोले? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसा डाइलेक्ट्रिक होगा जिसका सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास विद द नेगेटिव चार्ज। चलो लिख भी देता हूँ मैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के साथ क्या करता है? कंसाइड करता है। तो इस तरीके का जो डाइलेक्ट्रिक होगा, जिसमें इस तरीके के मॉलिक्यूल होंगे नॉन पोलर, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। आ गई ना बात बच्चों समझ में? अब एक चीज़ देखना ज़रा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के कंसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंसाइड, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। ये बात ठीक है ना भाई? मान लीजिए मैं आपको शो कर देता हूँ इस चीज़ को कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों का सेंटर एक ही जगह क्या कर रहा है? कंसाइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है ना, कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे हम डाइपोल में लेते थे ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस। डाइपोल क्या होता है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज का एक अरेंजमेंट होता है, जो सेपरेशन होता है कितने से? 2a से। तो बच्चों देखो यहाँ तो चार्जेस क्या कर रहे हैं? दोनों के सेंटर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कंसाइड कर रहे हैं, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस नहीं है तो एक डाइपोल मोमेंट P = क्या होता था? Q × 2a, ये होता था ना। अब जब ये 2a डिस्टेंस है ही नहीं, तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो ये बात नोट कर लीजिए, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, जिसके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इसके पास कोई भी इनिशियली अपना खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड कर रहा है, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। आ गई बात समझ में? अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल है कि जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कंसाइड करता है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इनका क्या भी नाम रखा जाता है? इन मॉलिक्यूल को सिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। ये क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डज नॉट हैव डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन। अपना खुद के पास, इसके पास क्या नहीं होती है? डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, 0। डाइपोल मोमेंट कितनी हो गई? 0। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होते हैं इन्हें क्या भी नाम दिया जाता है? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या भी बोला जाता है? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक बात हो गई। और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा, ये हो गया कौन सा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा हो कैसा? पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या? जिसके मॉलिक्यूल कैसे होंगे? पोलर होंगे। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या? कि जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनका सेंटर क्या नहीं करेगा? कंसाइड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको क्लास में बताया था H2। देखो ये एक
H2O बनाना है हमें। ये मान लीजिए हमारे पास H है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये H हो गया। ये देखो कौन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होता है नेगेटिव। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये इधर इधर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों का सेंटर कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज दोनों का सेंटर यहीं कहाँ होगा। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर रखा है, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, क्या दोनों कंसाइड कर रहे हैं, क्या दोनों के सेंटर नहीं, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ये। तो यहाँ ना चार्जेस, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर कंसाइड नहीं करता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड नहीं करता है तो इनके पास अपना कुछ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट होगा भाई, इनके पास अपना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये दिस डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिखूँ, खुद से लिख लेना, पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन। इसी वजह से इनका दूसरा नाम क्या भी रखते हैं हम, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये बात आपको समझ में आ गई। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो दो तरीके का होता है, नॉन पोलर और दूसरा क्या, पोलर। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक बोल लो इसको, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये क्या चीज़ है, अभी देखो समझो इसको, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को आपने रख दिया बाहर से, कहीं से भी आपने किसी भी चार्ज की वजह से कैसे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। ठीक है, क्या बोला मैंने, आपके पास क्या है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसको रख दिया है, किसको रख दिया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया है। तो क्या इफेक्ट होगा बच्चों, इफेक्ट देखो, मेन कहानी जो है कि जब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, व्हेन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डाइलेक्ट्रिक। तो यही टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन, कि जब एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस डाइलेक्ट्रिक पर इफेक्ट क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया। चलो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना बेटा, इसमें कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक है भाई, कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों कितने भी हो सकते हैं। पहले मैं एक को लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल पकड़ता हूँ, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मैंने एक मॉलिक्यूल पकड़ा, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सेंटर, और सेंटर पे हमें पता है नॉन पोलर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या करता है, कंसाइड करता है। यहाँ पे ही पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर ही कौन होगा, कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो कहानी कब थी बेटा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, जीरो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, जीरो। अच्छा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ना हमारी बुक में जो डिनोट करने का तरीका होता है वो ई नोट होता है, ठीक है, ई नोट से डिनोट करता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक जीरो थी, बाहर से हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था उस समय तक, तो इसकी शेप ऐसी थी एक मॉलिक्यूल की। अब क्या हुआ, जब हमने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी ई नोट की वैल्यू इस बार जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है उसकी अपनी, मान लीजिए ई नोट ही वैल्यू है, तो क्या होगा। तो बेटा हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर किस ये देखो ये ऐसे कहानी थी, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या किया हुआ था, कंसाइड किया हुआ था। अब ये तो कहानी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से जो लगाई थी वो जीरो थी। अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है खुद की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर भी क्या लगाता है, फोर्स, और नेगेटिव चार्ज पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो इस पॉइंट को मैं लिखूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज
in its own direction and apply force on negative charge in opposite to its डायरेक्शन। आ गई ना बात समझ में क्या बोला है मैंने, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इस रीजन में ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसे है, बीच में इसको मिल गया एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अपनी खुद की डायरेक्शन में, इसको इसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। और अगर मिल जाता बीच रास्ते में एक नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नेगेटिव चार्ज पर अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता, तब ये इस डायरेक्शन में चला जाता। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ समझो। जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, ये जो नॉन पोलर मोलिक्यूल था, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसाइड किए हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ गया और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, मतलब दोनों के बीच में क्या आ गया, कुछ ना कुछ सेपरेशन आ गया। और बच्चों देखो, ये जो मोलिक्यूल जो पहले शेप थी ना इसकी, मान लीजिए शेप स्फेरिकल थी, अब ये शेप स्फेरिकल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स लगा ना भाई इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव तो उस डायरेक्शन में भागा, नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो शेप है ना एक मोलिक्यूल की, वो थोड़ी डिस्टोर्टेड हो जाती है। डिस्टोर्टेड होने का मतलब है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो पहले स्फेरिकल थी, अब वो स्फेरिकल नहीं रहेगी बिल्कुल, कुछ ऐसी शेप बन जाती है, ऐसे। ठीक है, चलो मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ। जो पहले बिल्कुल स्फेरिकल था, अब थोड़ी सी शेप उसकी ऐसे बन जाती है, ये ऐसे। ये एक नेगेटिव चार्ज क्योंकि इधर आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, सेटअप हो जाती है। तो ये तो बच्चों कहानी पढ़ी आपने सिर्फ एक ही मोलिक्यूल के साथ। अब मान लीजिए ये पूरी की पूरी मैंने आपको शो कर दिया कि ये मेरा पास डाइलेक्ट्रिक था। ठीक है, एक मोलिक्यूल के बजाय बहुत सारे मोलिक्यूल के साथ शो करते हैं इस चीज़ को, कि ये मेरे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक की एक सीट है जिसके अंदर बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे। ऐसे इनिशियली ये ऐसे रखा होगा, एक मोलिक्यूल, दूसरा मोलिक्यूल, तीसरा मोलिक्यूल, सब ऐसे रखे होंगे, ये लो। ठीक है ना, ये ऐसे रखे होंगे, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे होंगे, कंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे होंगे, कंसाइड। कब तक ये कंडीशन ऐसी कब थी डाइलेक्ट्रिक की, जब हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट की वैल्यू क्या थी, जीरो। अब जैसे ही मैंने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बाहर से हमने क्या अप्लाई किया बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में, मान लीजिए मैंने बाहर से क्या लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। तो ऐसा लगाने से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज सारे के सारे इधर, ऐसे भागेंगे। तो इन जो मोलिक्यूल हैं उनकी शेप भी थोड़ी क्या हो जाएगी, चेंज। ये देखो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, फिर ये कुछ इस तरीके से कि ये इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पर अपनी डायरेक्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे ही दिखाई देंगी हमें सब। बात समझ में आ रही है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर भी ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो बच्चों, इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, डाइपोल मोमेंट कितना था, यहाँ पे जीरो था, क्योंकि इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं था। अब देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या आ चुका है, कुछ डिस्टेंस आ चुका है। किसकी वजह से, बाहर से जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, इसकी वजह से ये जो डाइलेक्ट्रिक का मोलिक्यूल है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दूर भागे और उनके बीच में डिस्टेंस बन गया। तो अगर डिस्टेंस बन गया है, तो डिस्टेंस बनने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल के पास अपनी डाइपोल मोमेंट आ गई, इसके पास अपनी डाइपोल मोमेंट, इसके पास, सबके पास अपनी डाइपोल मोमेंट आ गई। तो सबकी डाइपोल मोमेंट को ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, अब इसके पास क्या बन गई है, एक नेट डाइपोल मोमेंट बन गई। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ इसको, इसको each molecule of non-polar dielectric gets some dipole moment in presence of external electric field, in presence of
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हैंस तो जब भाई देखो एक मॉलिक्यूल के पास कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया, दूसरे के पास आया, तीसरे, तो सबकी डाइपोल मोमेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो इस जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है इसके पास कुछ पर्टिकुलर क्या आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट। हैंस नॉन पोलर डाइपोल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, सॉरी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक गेट्स सम, या सम क्या, नेट लिख देता हूँ, नेट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। बाहर की जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था उसके इफेक्ट के कारण नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागे और सबके पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया। तो बच्चों ये जो प्रोसेस होता है ना डाइपोल मोमेंट को बनाने का, कि जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हम दूर लेके जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, हमने इन मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। क्या कर दिया, पोलराइज। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हमने क्या नाम रखा था, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो एक्चुअल में हमने ये जो कौन से मॉलिक्यूल थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, इनको क्या कर दिया है, पोलराइज। ठीक है ना, अगली बात समझ में। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर के, वो क्या हो गए हैं, पोलराइज हो गए हैं। हेंस नॉन पोलर, हेंस मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल क्या हो गए, पोलराइज हो गए। ये तो किसका एग्जांपल था बेटा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। अगर पोलर हो तो क्या होगा, पोलर के पास हमने क्या पढ़ा है, मान लीजिए मेरे पास कैसा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, लेकिन हमने तो पढ़ा था पोलर जो हमारे डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास ऑलरेडी क्या होता है, कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, वैसे ही एक दूसरे के से दूर होते हैं, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो इनके पास ऑलरेडी क्या होता है, कुछ डाइपोल मोमेंट होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, डाइपोल मोमेंट होता है पोलर मॉलिक्यूल के पास। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ पर भी एक डाइपोल मोमेंट बनती है, लेकिन उस डाइपोल मोमेंट के बनने का पर्पज़ यहाँ से थोड़ा पहले वाले केस से थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे, देखो क्या होता है बच्चों कि ये जैसे मान लीजिए पोलर डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, कैसा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इसके तो जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास कुछ ऑलरेडी ही क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो उनकी शेप ऑलरेडी थोड़ी डिस्टोर्टेड होती है, वो स्फेरिकल नहीं होते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल ना ऐसे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते, जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव है ना, हो सकता है कि नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो आपको ऐसे मिल जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसे मिल जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी डायरेक्शन में कोई ऐसे मिल गया, ये पॉजिटिव, ये इधर क्या था नेगेटिव, कोई ऐसे मिल गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव, कोई ऐसे ऐसे मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, और कोई ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो देखो हर एक मॉलिक्यूल के पास तो बेटा नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट होती है, ये बात ठीक है। देखो इसके पास अपना डाइपोल मोमेंट है, सेपरेशन है, इसके पास अपना है, इस मॉलिक्यूल के पास, इस मॉलिक्यूल के पास अपना डाइपोल मोमेंट है, सबके पास है। लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट का क्या, नेट देखो, नेट डाइपोल मोमेंट तो बेटा इन सबकी डाइपोल मोमेंट को ऐड करने से मिलता है ना। तो इसकी डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन, हर तो डाइपोल मोमेंट है ना, जितने भी मॉलिक्यूल है बेटा सब अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जब इन सब मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो मिलेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मैंने पकड़ा नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन ये होती है ना नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की, सामने से इसको कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा जिसकी डाइपोल मोमेंट ये इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव, जिसकी डाइपोल मोमेंट इसके अपोजिट में होगी। तो जितने भी मॉलिक्यूल है सब
एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसल। तो पोलर मॉलिक्यूल में नेट जो डाइपोल मोमेंट होती है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के वो क्या हो जाती है, जीरो होती है। नेट बोल रहा हूँ मैं, नेट, एक मॉलिक्यूल के नहीं बोल रहा, एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होती है नो डाउट, लेकिन क्योंकि ये सब रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो इस वजह से यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है वो क्या रहती है, जीरो रहती है। ये कहानी कब थी, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, जीरो, हमने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। तो ईच मॉलिक्यूल, ईच पोलर मॉलिक्यूल हैव सम डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन, उसके पास अपनी खुद की होती है डाइपोल मोमेंट, बट नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल in the absence of external electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं थी, नेट डाइपोल मोमेंट, इन सब की डाइपोल मोमेंट ऐड करके क्या आई, जीरो। क्यों जीरो आई, क्योंकि ये सब क्या थे, इनिशियली रैंडमली डायरेक्शन में क्या थे, अलाइन थे, कोई किसी डायरेक्शन में था, कोई किसी डायरेक्शन में था। क्या लिखा हमने, ईच पोलर मॉलिक्यूल हैव सम डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन बट नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ईच मॉलिक्यूल अलाइन इन सम रैंडम डायरेक्शन। वहाँ पे होता है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में होता है, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये तो कहानी थी जब क्या था, जब पोलर मॉलिक्यूल को हमने एक पोलर डाइपोल को किसके अंदर रखा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा था। अब तक हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। अब मान लीजिए मैंने कर दिया, ये लो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये जितने भी मॉलिक्यूल थे जो पहले वाले केस में बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में आपको रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते दिख रहे थे, कोई इधर किसी की डायरेक्शन ये है, किसी की ये है, किसी की ये है, कोई कहीं भी है, किसी की रैंडम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगते ही ये सब के सब मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है ना, पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में लेके चलता है। इसका पॉजिटिव मान लीजिए अपनी डायरेक्शन में लेके चला, नेगेटिव को उसके अपोजिट में, तो इसके पॉजिटिव को अपने में, नेगेटिव को अपोजिट में। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सबको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या कर देता है, अलाइन कर देता है, ये ऐसे। अब देखो, अब क्या नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि सब के सब मॉलिक्यूल एक ही पर्टिकुलर किस में है, डायरेक्शन में है। तो अब ये चीज़ कहानी क्या है, किसकी है बेटा, तो मैं लिख दूँ इस चीज़ को भी, डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल आल्सो डेवलप्स, डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल आल्सो डेवलप्स a net dipole moment, a net dipole moment, a net dipole moment in an external field, in an external field। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, इसको, ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक था इसको हमने पोलराइज कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया, द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, हेंस डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। आगे बात समझ लें। तो ये होता है बेटा डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये वीडियो शायद 1 घंटे से ऊपर निकल गया है। चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी तब उसमें हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक यहाँ तक आप बड़े अच्छे से पढ़ के आइए, इन सब चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। और जो मैंने बोला था कि जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे हमारा ये वाला था पहले वाला टॉपिक,
ये जो हमारा रिजल्ट आया था ना, F/A/D कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी जो इंट्रोडक्शन है होती है, एक कंसीडर वगैरह दिस, तो उन सबको यहाँ से लिख लेना बेटा, बुक से नोट कर लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।